नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना की। उसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में बात करी थी। देखिए, 1540 के अंदर हुमायूं के हाथ से भारत की सत्ता निकल जाती है और सत्ता छीनने वाला व्यक्ति था शेर शाह सूरी, जिसने सूरी राजवंश की स्थापना करी। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी लंबे समय तक शासन को नहीं संभाल पाते हैं और उनके हाथों से हुमायूं फिर से सत्ता छीन लेता है। परंतु हुमायूं की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अपनी जान गंवा देता है और एक ब्रीफ टाइम के लिए, एक छोटे से समय के लिए, जो राजगद्दी है वो चली जाती है एक हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के पास में। और इसी हेमचंद्र विक्रमादित्य को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराकर मुगल अपनी सत्ता की पुनः स्थापना करते हैं और अकबर जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी आपके टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज में आपको लेक्चर जो हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले शेरशाह सूरी के बैकग्राउंड की। देखिए, इसका जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम या मूल नाम जो है फरीद खां था। इसके जन्म स्थान के बारे में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। इसके दो जन्म स्थान पर विवाद रहता है, एक तो हरियाणा का हिसार और एक सासाराम बिहार। इसके पिता जो हैं हसन खां मूल रूप से अफगानी थे तथा जौनपुर में एक छोटे जागीरदार थे। शुरुआत में ही इन्होंने अपने बेटे को भी अपने साथ जो है जागीरदारी के कामों में, प्रशासनिक कामों में लगाना शुरू कर दिया था। और बाद में दक्षिण बिहार के शासक जो हैं बहार खां नूरानी ने, उन्होंने फरीद को अपने यहाँ पर रख लिया, अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। साथ ही साथ एक बार शिकार पर जाते वक्त एक शेर को इसने अपने हाथों से मार दिया था। इस वजह से दक्षिण बिहार के शासक बहार खां नूरानी ने फरीद को जो है वो शेर खान की उपाधि दी। बहार खां की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा थी लाड मलिका, उससे विवाह करके शेरशाह को जो है दक्षिण बिहार का शासन जो है प्राप्त हुआ। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर शेर खान ने हजरत अली की उपाधि धारण की और 1503 में इसने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। देखिए, चुनार के किलेदार की भी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो विधवा थी ताज खां की विधवा थी लाड मलिका, उससे विवाह करके इसने बहुत सारा धन प्राप्त किया। तो बेसिकली चुनार और दक्षिण बिहार के शासकों के विधवाओं से विवाह करके इसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। फिर लास्ट अपन ने जब हुमायूं पढ़ा था तो मैंने आपको उसको कलिंजर का घेरा बताया था। 1531-32 में हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया जब शेरशाह वहाँ का किलेदार था। तो शेरशाह ने हुमायूं से संधि कर ली और हुमायूं जो है संधि के बाद वहाँ से चला गया। शेरशाह भी उसके बाद हुमायूं से भिड़ने की तैयारी करने लगा और 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर खान ने अल सुल्तान आदिल उर्फ शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के चलवाए। तो दोस्तों 1540 में ये वापस से दिल्ली का शासक बन जाता है। देखिए, 1540 में जब ये दिल्ली का शासक बनता है तो इसको इतिहास में कहीं जगह पे द्वितीय अफगान राजवंश के नाम से भी लिखा जाता है। मैंने जब आपको लोदी राजवंश पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि लोदी राजवंश को जो है प्रथम अफगान राजवंश कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के आप सारे अगर राजा जो सुल्तान हुए वो चेक करोगे तो उसमें लोदी जो थे वो मूल रूप से अफगानी थे और अफगानों से ही जो शासन छीना था, वो अफगानों से शासन छीना था मुगलों ने। तो अब देखिए, भारत में दो तरह के मुस्लिम थे, अफगान और मुगल। अफगान पहले आए थे तो वो अपना अधिकार समझते थे दिल्ली की गद्दी पर, इसलिए लगातार इनके बीच में ये झगड़े हो रहे थे मुगलों और अफगानों के बीच में। तो फाइनली शेर शाह, जिसने अफगानों को इकट्ठा किया और मौका मिलने पर हुमायूं को फिर से भारत से खदेड़ दिया, तो इसे द्वितीय अफगान राजवंश भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, शेर शाह ने जो है कई राजपूत शासकों को भी परास्त किया। 1542 में उसने मालवा को जीता। 1543 में उसने रायसेन के किले पर अधिकार कर लिया। रायसेन के किले को जीतने के लिए शेर शाह ने जो है यहाँ के राजपूत शासक के साथ विश्वासघात किया था। ये शेरशाह के जीवन का कलंक माना जाता है। 1544 में शेरशाह मारवाड़ की तरफ आया। उस समय मारवाड़ के शासक थे मालदेव
और मारवाड़ के इन शासक मालदेव को भी आप समझिए कि राणा सांगा के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। राणा सांगा को भी मालदेव जो हैं कई युद्धों में हरा चुके थे। इसके पीछे एक घटना कही जाती है कि शेरशाह ने मालदेव पर हमला क्यों किया। हुमायूं जो है वो शेरशाह से पराजित होकर मारवाड़ की तरफ आया था। कहा जाता है कि मालदेव ने उन्हें यहाँ पर शरण भी दी, पर कुछ समय बाद हुमायूं जो है मारवाड़ छोड़कर चला गया। अब उसके पीछे दो घटनाएं हैं। पहली घटना ये है कि मालदेव ये चाहते थे, या मालदेव को ऐसी खबर मिली कि अगर वो हुमायूं को शेरशाह को सौंप देंगे तो शेरशाह और मालदेव के बीच में अच्छी गहरी दोस्ती हो जाएगी, और मालदेव को जो है वो राजपूताना के कई सारे जो जीते हुए प्रदेश हैं वो शेरशाह जो है मालदेव को लौटा देंगे। इस वजह से मालदेव हुमायूं को पकड़ना चाहता था अपने रियासत में, पर हुमायूं को ये खबर पहले लग गई तो वो यहाँ से भाग गया। दूसरा ये खबर आती है कि मालदेव ने जब हुमायूं को शरण दी तो हुमायूं के सैनिकों ने यहाँ पर एक गाय की हत्या कर दी थी, गो हत्या कर दी थी, इसलिए मारवाड़ के सैनिक भड़क गए और हुमायूं को जब जान का खतरा हुआ तो वो यहाँ से भागकर सिंध की तरफ चला गया। जो भी बात थी, हुमायूं मारवाड़ आया था ये बात तो सही है, पर उसने यहाँ पर ज़्यादा समय ये नहीं रुका, यहाँ से वो सिंध चला गया। इसके बाद जो है शेरशाह ने मालदेव पर चढ़ाई कर दी 1544 में, और यहाँ पर भी शेरशाह ने कूटनीति का प्रयोग किया और छल का प्रयोग किया। उसने मालदेव के कैंप के बाहर ऐसे पत्र फेंकवा दिए जिनमें लिखा हुआ था कि जैता और कुंपा तुम्हारे आमंत्रण पर मैं अब आ गया हूँ, जैसे ही हम मिलकर मालदेव को हरा देंगे मारवाड़ की सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी। तो बेसिकली शेरशाह जो है मालदेव और उनके सेनापतियों जैता और कुंपा के बीच में दरार डालना चाहता था, जिसमें वो सफल भी हुआ। मालदेव युद्ध शुरू होने से पहले ही जो है अपने जो सरदार जिन्हों को इन बात का विश्वास हुआ कि हाँ जैता और कुंपा जो है विश्वासघात कर सकते हैं, उनको लेकर वो लौट गया मारवाड़। जबकि गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कुंपा ने अपने विश्वसनीय सरदारों के साथ मरते दम तक युद्ध किया, और वो युद्ध के अंदर ही वीरगति को प्राप्त हुए, और शेरशाह बहुत मुश्किल से इस युद्ध को जीता था। इस वजह से इस युद्ध के बाद शेरशाह ने एक लाइन कही, कई बार पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना आप, कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता। तो ये कथन जो है शेरशाह ने किस युद्ध के लिए कहा था? ये कथन शेरशाह ने गिरी सुमेल के युद्ध के लिए कहा था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए शेरशाह ने जो है 1545 में कलिंजर के किले पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो है एक आग्नेयास्त्र, या सीधी सीधी भाषा में कहें तो तोप चलाते हुए एक विस्फोट हुआ पास में पड़े हुए बारूद पर, और इस विस्फोट के कारण एक बड़ा हादसा हुआ और शेरशाह की वहीं पर मृत्यु हो गई। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है, बड़ा कलात्मक मकबरा है, यह सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां शासक बना, जिसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। शेरशाह के शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जायसी, बड़ा फेमस है ये मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, ये जो ग्रंथ है, ये रानी पद्मावती, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी को केंद्रीय पात्र रखे जो ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत, वो शेरशाह के शासनकाल में लिखा गया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम सिक्का चलाया, ज़रूर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक दरबारी इतिहासकार था अब्बास खान शेरवानी, और इसी शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही, मध्यकालीन इतिहास में के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को जानने का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये तारीख़ शेरशाही। ये अब्बास खान शेरवानी ने इसी के शासनकाल में लिखा था। यमुना नदी के किनारे इसने एक नया नगर बसाया, और किला एक कुन्हा, दिल्ली की एक मस्जिद है किला एक कुन्हा, अभी भी मौजूद है, उसका भी निर्माण जो है शेरशाह ने ही करवाया था। तो देखिए शेरशाह ने नो डाउट बहुत कम समय ही शासन किया, 1540 से 1545 ही, पर उसके बाद भी मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसने इतने कम समय में ही भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, वाणिज्यिक व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया था। शेरशाह के द्वारा जो भू राजस्व के सुधार किए गए थे, प्रशासनिक सुधार किए गए थे, वो मुगलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके आधार बने। जैसे आप अभी आपने पढ़ा कि इसने शुद्ध चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए, जिन्हें रुपया और चांदी के सिक्कों को दाम कहा गया। इसने कई सैनिक छावनियों और सड़कों के किनारों सराय समझते होंगे आप, धर्मशाला, इनका निर्माण करवाया। यातायात और व्यापार को मजबूत करने के लिए इसने सड़कों का निर्माण करवाया। इसकी सड़कें बड़ी फेमस है, जैसे कि एक मौर्य काल कभी अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो बड़े प्रमुख सड़कें थी मौर्य काल में। ये उत्तरापथ जो है ये वर्तमान में जो बंगाल है यहाँ से लेके ठेठ आगे तक्षशिला तक जाता था, और जो
इसी ये मौजूद थी सड़क, ऐसी बात नहीं है कि शेर शाह ने इसको बनवाया था, पर बड़ी जर्जर अवस्था में थी। तो शेर शाह ने जो है इसका वापस से पुनर्निर्माण कराया और इसे सड़क ए आज़म नाम दिया। और वर्तमान में अपन इसको जीटी रोड के नाम से या ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ये बंगाल के सोनार गांव से वर्तमान में पाकिस्तान के अटक तक जाती थी। सड़क के किनारे इसने छायादार वृक्ष लगवाए। साथ ही उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। इसकी कुशल भू राजस्व व्यवस्था थी और कालांतर में मुगलों ने भी इस राज व्यवस्था को अपनाया। तो ये कुछ शेरशाह की हैं, खास करके ये जो सिक्के वाली बात है, सड़क आज़म वाली बात है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। किला कुना मस्जिद को ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। बात करें अब शेरशाह के उत्तराधिकारियों की, तो देखिए शेरशाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। हालांकि इसका मूल नाम जो है वो था जलाल खां। इसने कश्मीर के अंदर एक मानकोट का निर्माण कराया। कश्मीर इनकी सरहद थी, उत्तरी सरहद, उसको सुरक्षित करने के लिए एक मानकोट किले का निर्माण करवाया गया। इसके समय में कई सरदार जो अफगान सरदार थे वो बागी हो गए थे, तो इस्लाम शाह ने सफलतापूर्वक उनका दमन किया। पिता द्वारा किए गए शासन सुधारों को इसने जारी रखा, परंतु 1554 में इसकी अकाल मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद ही जो थे अफगान सरदार जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। कुछ जो है अफगान सरदार इस्लाम शाह के रिश्तेदार भी थे और इस वजह से ये सूरी राजवंश जो है ये 15 साल के अंदर ही ढह गया। और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया हुमायूं ने। हुमायूं जल्दी से दिल्ली पहुंचा और मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद उसने दिल्ली में मुग़ल सत्ता को पुनः कायम किया। इस्लाम शाह की देखिए जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र फिरोज शाह सूरी गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह का ही पुत्र था, परंतु कुछ समय बाद शेरशाह के भतीजे मोहम्मद आदिल शाह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। देखिए आदिल शाह के ने ही जो है हेमू को अपना वजीर बनाया था। आगे चलकर यही हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से कुछ दिन के लिए दिल्ली का शासक बना। जब आदिल शाह शासक बना तो इसके जीजा इब्राहिम शाह सूरी ने जो है वो विद्रोह कर दिया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। इस वजह से आदिल शाह को जो है वो दिल्ली से भागना पड़ा और चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद जो है ये सूरी साम्राज्य जो है पूरा बिखर गया। अलग अलग सरदारों ने जो है इस सूरी राजवंश के 5 अलग अलग भागों पे कब्जा कर लिया। इसमें से इब्राहिम शाह तो दिल्ली और आगरा तक सीमित रह गया, जबकि जो ये आदिल शाह था जिसके साथ हेमू भी था, ये बंगाल की तरफ चले गए और चुनार के किले से शासन करने लगे। 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में तत्कालीन दिल्ली के शासक सिकंदर शाह, ये जो सिकंदर शाह जो है ये इस इब्राहिम शाह का पुत्र था, है ना, इस इब्राहिम शाह का पुत्र था। इसको हुमायूं ने हरा दिया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। आदिल शाह और ये हेमू उस समय कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद देखिए हुमायूं की कुछ समय बाद जब है मृत्यु हो गई तब मौका मिला हेमचंद्र विक्रमादित्य को। देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो ओरिजिनल नाम था वो था हेमू भार्गव। इसका जन्म मेवात, वर्तमान में ये जो आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये अलवर राजस्थान का जो ज़िला है उस पूरे प्रदेश को मेवात प्रदेश कहा जाता है। तो मेवात में जगह है रेवाड़ी, वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। वहाँ पर एक सामान्य परिवार में इसका जन्म हुआ था। ये प्रारंभ में नमक के बाज़ारों में व्यापार करता था। इस्लाम शाह के शासनकाल में उसे पूरे बाज़ार का अधिकारी बना दिया, ताकि एक्चुअली शेर शाह ने जो है वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करने की प्रणाली अपनाई थी कि वस्तुओं के दाम उसने फिक्स कर दिए थे कि कोई भी दाम बढ़ा के व्यापारी जो है सामान नहीं बेचेगा। और उसकी निगरानी के लिए इसने जगह जगह पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति करी थी, उसमें से एक हेमू भी था। साथ ही साथ जो है इनकी जो पश्चिमी सीमाएं थी वहाँ पर लगातार जो है अफगान सरदार जो है वो विद्रोह की योजना बनाते रहते थे। इस वजह से हेमू को जो है जासूसी का भी काम सौंपा गया, क्योंकि इन बाज़ारों के अंदर पश्चिम से कई सारे व्यापारी आते थे जो खबरें लेके आते थे। तो हेमू ने जासूसी का काम बड़े अच्छे ढंग से निभाया, जिससे आदिल शाह को और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आदिल शाह के समय हेमू जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। हेमू उच्च कोटि का सेना नायक था, उसे 22 युद्धों का विजेता कहा जाता है। देखिए जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमू आदिल शाह के साथ चुनार के किले में था। तो हेमू तत्काल आदिल शाह से उसने परमिशन ली और अपनी सेना लेकर वो ग्वालियर और आगरा को जीतता हुआ दिल्ली पहुंचा। वो यमुना के साथ साथ चला, रास्ते में जो भी बड़ी किले आए, रियासतें आई, उनको जीतता हुआ वो सीधा दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली का जो किलेदार है वो मुग़ल तर्दी बेग था। अकबर और उसका संरक्षक बैराम खां उस समय यहाँ पर नहीं थे, वो पंजाब में थे।
तर्दी बेग को परास्त कर दिया उसने, और तर्दी बेग जो भी बचे कुचे मुगल थे वो वहाँ से भागे, और किले को जीतते ही इसने फौरन अपना राज्याभिषेक करवाया, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी डलवाए। जब इसने ये राज्याभिषेक करवाया था तो आसपास के जो भी हिंदू राजपूत वगैरह राजा थे उन सभी को इसने आमंत्रित भी किया था। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। जब तर्दी बेग दिल्ली छोड़कर भागा तो मुगलों के 1500 हाथी और 1000 अरबी घोड़े भी वहीं पर रह गए। इस वजह से हेमू की सेना बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी। साथ ही साथ जो अफगान इस समय बिखर गए थे उन्हें भी इन्होंने संगठित कर लिया, क्योंकि अफगानों के हाथ से शासन वापस जा चुका था और वापस उनको मुगलों को हटा के मौका मिला तो वो भी हेमू के साथ हो गए। अधिकांश मुगल जो है वो हेमू से इतना भयभीत थे कि वो सब काबुल जाना चाह रहे थे। भाई हेमू ने 22 युद्ध लगातार जीते थे, ठीक है, और हेमू ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था वो इतना भयानक आक्रमण था कि मुगल वहाँ से भागे जान बचाकर। तो इस वजह से अधिकांश मुगल सरदार जो थे वो हेमू से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही साथ मुगलों के हाथी और घोड़े भी जो हैं वो बड़ी मात्रा में दिल्ली में ही रह गए थे। तो ऐसी स्थिति में कई सारे मुगल सरदार बागी हो रहे थे, परंतु बैराम खान ने यहाँ पे कठोर नीति अपनाई, बागी सरदारों को दंडित किया। इस तर्दी बेग को तो उन्होंने मृत्युदंड ही दे दिया और सेना को उन्होंने पुनः तैयार किया। इसके बाद हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में फिर से मुगल पहुँचे और सामने था हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। इस युद्ध में अकबर, क्योंकि अकबर ही जो है वो हुमायूं का ही पुत्र एक ही था, कि अगर ये भी नहीं रहा तो मुगलों का उत्तराधिकारी कौन होगा। और हुमायूं की जैसे ही मृत्यु हुई थी ना, तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए कलानौर, गुरदासपुर के पास एक जगह है पंजाब के कलानौर, वहीं पर बैराम खान ने जो है, जैसे ही उसको हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला उसने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। अगर अकबर भी उस समय युद्ध में जाता और मारा जाता तो ऐसी स्थिति में मुगल नेतृत्वहीन हो जाते और विद्रोह का खतरा था। तो बैराम खान ने डिसाइड किया कि हम पानीपत के मैदान से 40 मील दूर ही रहेंगे, अगर मुगल इस युद्ध में हार जाते हैं तो हम पीछे हट के काबुल चले जाएंगे। तो जो भी बात थी, युद्ध हुआ। युद्ध के पहले प्रहर के अंदर, शुरुआत के अंदर हेमू की सेना और बहुत हावी थी, मुगल हार ही रहे थे कि अचानक से कहीं से एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा। हेमू ने जोश जोश में तीर आंख से बाहर निकाल लिया और अधिक खून बह जाने के कारण हेमू बेहोश हो गया। हेमू जैसे ही हाथी के हौदे में बेहोश हुआ, सेना ने ये देखा कि हेमू मारा गया है और सेना में भगदड़ मच गई। यहीं पे मुगलों ने जो है युद्ध का पासा पलट दिया और इस युद्ध के अंदर जीत हासिल करी। इसके बाद हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया और अकबर के सामने उपस्थित किया गया। बैराम खान ने अकबर से कहा कि आप अब इसकी गर्दन काटें और इस्लाम का झंडा बुलंद करें। हालांकि अकबर ने हेमू की हत्या नहीं की थी, हेमू की हत्या बैराम खान ने की और दिल्ली के लोगों और आसपास के शासकों को मुगलों की शक्ति का एहसास कराने के लिए, उनका भय पैदा करने के लिए उन्होंने हेमू का जो धड़ था उसे दिल्ली के दरवाजे के ऊपर लटका दिया। साथ ही साथ कुछ समय बाद मुगलों ने हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगानों को भी पकड़ के मार दिया, जिसमें हेमू के 80 साल के पिता भी शामिल थे, जिन्हें उनके गांव से लाके दिल्ली में हत्या कर दी गई। और इसी युद्ध के बाद वास्तव में मुगलों की सत्ता स्थायी रूप से दिल्ली पर काबिज हो पाई। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिसकी वजह से मुगलों की सत्ता पर चुनौती हो। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, उन सभी ने लगातार दिल्ली पर शासन किया। तो ये पानीपत का युद्ध इतिहास में मुगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने बात करी शेरशाह सूरी और पानीपत के द्वितीय युद्ध और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। जो पॉइंट्स लिखे हैं स्लाइड में इनको ज़रूर याद रखना आप, इसमें से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप ज़्यादातर फोकस जो है आप वॉइस पर करिए, मेरी ईयरफोन डाल के बस सुनते रहिए। सामने आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते जाइए। हाँ, देखिएगा ज़रूर, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोई कमेंट है या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।